हाँ तो बेटा अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें। एसएचएम की बात अपन ने कर ली है ना, जितना अपने को अभ्यास के हिसाब से अपन जितनी कंटेंट कवर कर सकते थे उतना किया। देखो सारा तो पॉसिबल है नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम वो बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आप आराम से करो। वेव मोशन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है। वेव मोशन में क्या है बेटा, अपने को पूरा वो सारा पढ़ना है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल सुनना। अब वेव होती क्या बेटा, देखो एक होता है पार्टिकल मोशन, एक होता है वेव मोशन। एक होता है मेरे को एनर्जी ट्रांसफर करनी है। एनर्जी ट्रांसफर करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो ये मानकर मैं तुम्हारी तरफ फेंकूं और ये खुद एनर्जी लेके आया और तुम्हारा आके टकरा है, ठीक है, तो ये खुद पार्टिकल एनर्जी लेके आ रहा है। दिस इज नॉट वेव मोशन, दिस इज पार्टिकल मोशन। वेव मोशन में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग है, मैंने आपके हाथ में स्ट्रिंग पकड़ा दी और अब आपको मेरे को मारने में यहाँ से स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूं तो वो स्ट्रिंग एनर्जी लेके आएगी, लेकिन स्ट्रिंग खुद नहीं आएगी। मेरा पार्ट मेरे हाथ में, आपका पार्ट आपके हाथ में, बीच वाले पार्ट वहीं के वहीं रहेंगे, सिर्फ वो वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी प्रोपोगेट करेगी। पानी में पत्थर गिराया, वो एनर्जी ट्रांसफर जरूर करती है लेकिन पार्टिकल वहीं के वहीं एसएचएम करते हैं। तो वेव मोशन में पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं होता है, एनर्जी और मोमेंटम प्रोपोगेट करते हैं, बिल्कुल प्रोपोगेट करते हैं विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल, विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल। वहां पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पार्टिकल का मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। दिस इज कॉल्ड वेव मोशन। वेव मोशन को क्लासिफाइड करा अपन ने अलग-अलग डिफरेंट कैटेगरीज में, इट डिपेंड्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेव मोशन। वेव मोशन को अपन अगर मैं मीडियम के बेसिस पे वेव को बांटूं, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो देखो एक तो किसी वेव को मीडियम चाहिए होता है और एक को नहीं चाहिए होता है। जिसको चाहिए होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। वेव व्हिच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पर वेव। आप रस्सी पर वेव बिना रस्सी के थोड़ी बना सकते हो, बीच में रस्सी नहीं होगी तो वेव आगे ट्रांसफर ही नहीं होगी। वेव ऑन वाटर, तो पानी पे जो वेव बनानी, पत्थर गिरा तो पानी के होगा तो पार्टिकल एसएचएम करेंगे और उनके बल्क मॉडुलस, एक प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस, उसकी वजह से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी। बेटा देखो बल्क मॉडुलस है, एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए पार्टिकल का कनेक्शन जरूरी है। अगर एक पार्टिकल क्या है, ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है और दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी। अब देखो इनका कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन हो गया, जैसे होती है ना वो होती है ना जंजीर, ये कनेक्शन बना है। अब पहले को उठाऊंगा तो दूसरा उठेगा, क्यों, कनेक्टेड है। समझ में आई? तो कनेक्टेड पार्टिकल, दिस कनेक्शन ये बल्क मॉडुलस से डिपेंड होता है। तो मैं बोलूं कि वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव इन वाटर, ये सब अपने बल्क मॉडुलस की प्रॉपर्टी की वजह से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एक होता है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं बेटा नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे लाइट वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट उसका एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से हमारे पास रे विदाउट एनी मीडियम पहुंच रही है, तो जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं हो उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। बेटा मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल को समझाने के लिए मैं तेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मून पर एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, मान लो हुआ, एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, बता मेरे को आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? बेटा जिंदगी में सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बीच में मीडियम नहीं है, साउंड मेरे तक पहुंच ही नहीं सकती। तो मैं बोल दूं साउंड मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में वैक्यूम है, पर उस एटॉमिक ब्लास्ट मेरे को नजर जरूर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि वहां से जो लाइट निकल रही है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेगी। लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के चल लेती है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है। साउंड मेरे तक नहीं पहुंच सकती, बिना मीडियम के लाइट मेरे तक पहुंच सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बता दिया जिससे तुम मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव को डिफरेंशिएट कर लोगे। अब बेटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेव के टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। दो टाइप की वेव होती है, कौन कौन सी? एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव, है ना। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडिनल वेव नाम से पता पड़ रहा है अलोंग डायरेक्शन, जैसे वेव जा रही है इधर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो पार्टिकल भी इधर ही वाइब्रेट करे। ये देखो पार्टिकल का वाइब्रेशन भी अलोंग, तो when particle vibrates along the direction of propagation of wave, then this is called longitudinal wave. एक होती है बेटा ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव, उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है पार्टिकल। किधर वाइब्रेट करता है? परपेंडिकुलर। when particle vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है और उसमें अलोंग होता है। बताओ वेव ऑन स्ट्रिंग क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ये देखो ये तो वाइब्रेशन ही हो रहा है और वेव यूं जा रही है। देख एनर्जी किधर जा रही है? एनर्जी यूं जा रही है और वाइब्रेशन ही हो रहा है। तो दिस इज दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अच्छा साउंड वेव मैं बोल रहा हूं मेरे लिप के मूवमेंट से एयर, देखो एयर में क्या होता है बेटा, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है मेरे बोलने से। कभी तो दबाव पड़ता है कंप्रेशन और कभी खिंचती है, एयर खिंचती है, रेयरफेक्शन। तो कभी प्रेशर एटमॉस्फेयर से बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जब बढ़े तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं और जब घटे तो रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में साउंड चलती है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पार्टिकल यूं वाइब्रेट करते हैं।
अरे मेरे बोलने से यू वाइब्रेट। इनफैक्ट गैस में तो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव बन ही नहीं सकती, गैसियस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती। सर क्यों नहीं बनती? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन आइडियली हम नहीं लेते हैं। गैस के मॉलिक्यूल ये गैस का एक मॉलिक्यूल, ये बायोलॉजी, गैस का एक मॉलिक्यूल, गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, अगर आप जैसे मान लो गैस के मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हो तो दूसरे मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन नहीं है उसका। क्यों? पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को खींच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने गैस में इंटरेक्शन जीरो माना आइडियली। आप पढ़ते हो पीवी बराबर एनआरटी में, आप बोलते हो कि हम गैस के बीच में कोई इंटरनल वो इंटरेक्शन मान ही नहीं रहे, तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी लेते नहीं। सारी इंटरनल एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं। तो मैं बोल दूं गैसियस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव कांट बी प्रोपोगेट या कांट बी मेड इन गैसियस मीडियम, ट्रांसवर्स वेव कांट बी प्रोड्यूस इन गैसियस मीडियम। ठीक है, समझ गए? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही ट्रांसवर्स होती है गैसियस मीडियम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सॉलिड में दोनों चलती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। देखो आप एक सॉलिड ये रोड है, इधर तक पहले इस सॉलिड रोड को यहां से हैमरिंग कर दो, आप दम, ये हैमरिंग कर दो दम, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव चलेगी। आप तिरछी हैमरिंग कर दो तो ये ट्रांसवर्स वेव चलेगी। ए लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स सब दोनों चलेगी, हाँ, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव आर फास्टर देन ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आर फास्टर देन ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फास्टर देन ट्रांसवर्स वेव। ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल एक ही मीडियम है, सेम मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स से तेज चलती है। आप अर्थक्वेक में देखो ना, अर्थक्वेक में दो टाइप के झटके, जब एपिसेंटर से अर्थक्वेक में, जब अपने एपिसेंटर का हमारे पास अर्थक्वेक में जब झटका पहुंचता है तो पहले प्राइमरी वेव, याद है वहां पे पी और एस वेव बोलते हैं उनको, प्राइमरी वेव पहले पहुंचती है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, और फिर आती है सेकेंडरी वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अर्थक्वेक में भी दो टाइप के झटके आते हैं, फिर वो रिपल वेव बन जाती है, अर्थ में जाके पूरी यूनि वाइब्रेट होती है। तो प्राइमरी वेव पहले पहुंचती है, क्योंकि प्राइमरी वेव आर फास्टर देन सेकेंडरी वेव। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी वेव सेम मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स से फास्ट चलती है, और गैसियस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव को अपन बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गैसियस मीडियम में पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन नहीं मानते हैं, और जब इंटरेक्शन नहीं मानते तो मस्त रहोगे। समझ में क्या? तो सर ये तो बात समझ में आ गई हमारे को। तो हमने ये कैटेगराइज कर दी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स हो गई बेटा। अब आप आ जाओ कि वेव के मोशन के हिसाब से दो टाइप की वेव होती है। कौन कौन सी? प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव। नाम से पता पड़ रहा है, प्रोग्रेसिव वेव मीडियम में ट्रेवल करेगी और स्टैंडिंग वेव मीडियम में एक जगह स्टेशनरी होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रस्सी है, इनफाइनाइट लॉन्ग रस्सी मैंने यहाँ से वाइब्रेट करी है, देख अब ये वाइब्रेशन आगे चलेगी, तो ये वेव देखो जहां जहां तक वाइब्रेशन पहुंचेंगे वहां तक। आप देखते हो बचपन में वही बारिश, नाव, पानी, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़े पौंड में पानी भर गया, या एक बहुत बड़े मकान में पानी भर गया, याद है अपन पत्थर गिराते, याद है सर्कल बनते थे, बताऊंगा अभी, सर्कल बनते, जैसे ही पत्थर गिरा तो वो वेव वाइब्रेट करती गई आगे बढ़ी। जैसे जैसे सर्कल आगे जा रहे हैं, जहां जहां तक सर्कल पहुंच गए वहां तक वेव पहुंच गई। तो वेव के प्रोपोगेट करने की एक स्पीड होती है। मान लो वेव प्रोपोगेशन स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी पर वेव पहुंच जाएगी। 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी पर वेव पहुंच जाएगी। तो जब मैं पत्थर गिराऊंगा तो 20 मीटर दूरी का पार्टिकल 2 सेकंड बाद वाइब्रेट करेगा। उसके आगे भी अभी नहीं कर रहे हैं, तो मोटू वेव अभी आगे नहीं गई है। ये प्रोग्रेसिव वेव है। 30 मीटर वाला 3 सेकंड बाद वाइब्रेट करेगा। तो मोटू जैसे जैसे वेव पहुंचेगी वैसे वैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव में वाइब्रेशन टाइम के साथ स्टार्ट होंगे, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे। समझ गए? स्टैंडिंग वेव देखो, याद है आपने कपड़े सुखाने का था, एक बालकनी में कपड़े सुखाने का तार, याद है मम्मी बंधवाती है वो एक लोहे का कपड़े सुखाने का तार। ए बेटा, पापा के 4 फैक्ट्री हो चाहे 10 फैक्ट्री हो, मम्मी तो तार बंधवा के देगी, ध्यान रखना। मम्मी बिना तार बंधवाए नहीं मानती है, वो कपड़े सुखाने का तार चाहिए, ठीक है। तो अब याद है उस कपड़े सुखाने के तार में जब अपन बीच में से वाइब्रेट करके छोड़ देते उसको, तो ऐसे वाइब्रेट करता है। ये देखो, अब ये वाले दोनों पॉइंट फिक्स है, अभी बताऊंगा इनको नोड बोलते हैं। ये फिक्स है और ये देखो ये तार वाइब्रेट कर रहा है। अब ये एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कहीं प्रोपोगेट नहीं कर रही है। रस्सी में तो एनर्जी आगे गई थी, आप देखो रस्सी में तो एक पल्स बना गया, एक झटका देके छोड़ दो तो वो पल्स आगे ट्रेवल करती है, यहाँ खत्म हो जाती है, आगे ट्रेवल करती रहती है। तो वो पल्स जिंदगी भर चलती रहेगी अगर इनफाइनाइट लॉन्ग रस्सी है तो वहां एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वहां जा रही है, एनर्जी साफ नजर आ रही है। पानी में एनर्जी जाती नहीं नजर आ रही है, इसमें एनर्जी जा नहीं रही है, ये यही वाइब्रेट करेगी। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो मतलब प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है। इन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी चलती है। इन स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी भी बोलते हैं, इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी विल नॉट प्रोपोगेट, विल नॉट मूव, एनर्जी विल नॉट प्रोपोगेट, है ना, वो एक ही जगह पर एक पहुंचे। अच्छा, स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए आपको बाउंडेड मीडियम चाहिए, बाउंड्री चाहिए, ताकि वेव रिफ्लेक्ट हो क्या जाए।
जैसे टब के अंदर भरा पानी, बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर भरा पानी, बंधे हुआ तार, एक दो एंड पर बंधा हुआ तार, ये सब बाउंडेड मीडियम है। इनमें आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हो। समझ गए? समंदर में स्टैंडिंग वेव नहीं बना, ओशियंस में स्टैंडिंग वेव नहीं बना, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो गए। समझ गए? बाउंडेड नहीं है। सब समझ में आ गया? अब सर कुछ आगे बता दो। तो देखो प्रोग्रेस, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव तो थ्योरेटिकल थी, मैंने पढ़ा दी, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपने ये, और मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव मैंने बता दिया बम ब्लास्ट करके आपको, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रोग्रेसिव स्टैंडिंग वेव। देखो बेटा ये कैसे बनेगी वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। अभी अपन देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव जो चले, है ना। अच्छा ध्यान में दो बातें होती है बेटा, एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी, होती है वेव वेलोसिटी। सर ये भी ये क्लियर रखो पहले है, क्योंकि खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये देखिए रस्सी है, ये मेरा ये नाखून देखिए, ये नेल है ना, ये इस पे एक मार्कर से लगा दे रहे निशान, बेटा क्या काम आएगा नेल, समझ में नहीं आएगा तो नेल काटना पड़ जाएगा। ये देख, ये मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूं, देख ये देख नेल अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा, देखो ध्यान से, नेल कहीं नहीं जा रहा, ये देख, ये नेल, ये नेल, तो नेल तो यहीं वाइब्रेट कर रहा, तो नेल कर रहा है एसएचएम, क्या कर रहा है, नेल कर रहा है एसएचएम, और वेव जा रही है आगे, देख ये देखिए, ये देखिए, ये देख, ये वेव आगे जाएगी। अब हाथ तो इतना ही बेटा, आगे जाएगी, तो वेव जाएगी आगे, नेल करेगा एसएचएम। तो एक तो था नेल का मोशन और एक होता वेव का मोशन। तो वेव का मोशन ये होती वेव प्रोपोगेशन स्पीड, जो याद है सर्कल पानी में आगे बढ़ते हैं, और सर्कल का ऊपर नीचे या पार्टिकल का ऊपर नीचे उठना, ये होती पार्टिकल वेलोसिटी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, इज डिफरेंट थिंग, उसमें पार्टिकल का एसएचएम होता है, एसएचएम मैंने पढ़ा दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, कहीं पर भी वेलोसिटी ओमेगा अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक होती वेव वेलोसिटी। अब वेव का आगे बढ़ना वो वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी आर डिफरेंट थिंग, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी दोनों देखेंगे, तो ध्यान रखना वेव वेलोसिटी। अब देखो प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। kx की जगह ky भी हो सकता है ना, kx। अब सुनना हो, ये अंदर जो लिखा होता है x, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये हो गया x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर अंदर प्लस है, प्लस होने पर माइनस x डायरेक्शन, उल्टा प्लस है तो माइनस x डायरेक्शन, और माइनस है तो होने पर प्लस x डायरेक्शन। तो देखो अगर अंदर प्लस होगा तो माइनस x डायरेक्शन में जा रही है, और अंदर माइनस होगा तो प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, उल्टा, ठीक है। अरे समझ में आ गई क्या? और ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू ओमेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x k। और बेटा देखो फॉर्मूला होता है k बराबर ओमेगा बाई v वेव, पार्टिकल नहीं v वेव, और k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, k बराबर ओमेगा बाई v, सॉरी k बराबर ओमेगा बाई v है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x बराबर, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, y बराबर, सॉरी y बराबर है, ये होती है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। बताओ ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? ये जो मैंने लिखी, ये नोट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव तो है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव या ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव? ट्रांसफर। कैसे पता पड़ी सर आपको ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स वेव कैसे पता पड़ी? देखो वेव जा रही है x डायरेक्शन में और वाइब्रेशन हो रहा y में, देखो वेव जा रही है आगे और वाइब्रेशन हो रहा y में, यस दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ये नेचर में ट्रांसवर्स है। अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ, ठीक है। इससे देख वेव स्पीड निकल जाएगी, ये देख ओमेगा ये रहा, k ये रहा, ये पता पड़ जाएगा, वेव स्पीड निकल जाएगी, लैम्डा निकल जाएगा, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा, ये देख ओमेगा बराबर 2 पाई बाई t, टाइम पीरियड निकल जाएगा। सर एक क्वेश्चन करवाओ, ये नहीं समझना, अरे बिल्कुल कर पाते। अच्छा देखो ये जो अभी बातें बताई, बताना है मेरे को, x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k बाई z इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस k z kx। इन दोनों वेव को पेपर को बना सकते हो? बताओ, सोचो ये किधर जा रही है, और ट्रांसफर से या लॉन्गिट्यूडनल है, किधर जा रही है, किधर वाइब्रेट कर रही है, सारी बात सोचो, सोचो दिमाग लगाओ, सोच लिया? मैं बताता हूं।
इधर सुनना बेटा, x y z। मैं बोलूं ये वाली वेव देख, अंदर वाला पता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन y डायरेक्शन में जा रही है, और अंदर वाला बताएगा किधर जा रही है, y डायरेक्शन में जा रही है, और अंदर माइनस है तो प्लस y है, तो वेव जा रही है इधर प्लस y इधर देख, और वाइब्रेशन वाला x में, तो x में वाइब्रेट कर रही है, इधर देख वाइब्रेशन की डायरेक्शन बाहर होती, पता था ना ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, और ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो जा रही है y में और वाइब्रेशन कर रही है x में, तो x में वाइब्रेट करती हुई y में जा रही है, प्लस y में, माइनस y में नहीं प्लस y में। अरे ये देखो बेटा x में वाइब्रेट करती हुई y में जा रही है, चलिए क्या डांस कर रहे हैं यार, ये z में, ये z में वाइब्रेट कर रही है और x में जा रही है, कौन सा x में, माइनस x में, ये माइनस x में वाइब्रेट कर रही है z में, इधर नहीं z में, ये तुम्हारी तरफ, ये बाहर की तरफ आउटवर्ड तुम्हारी तरफ वाइब्रेट कर रही है और जा इधर रही है। ये देखो ये पेपर में देख z में माइनस x में जा रही है, देख ये y ये x ये तुम्हारी तरफ z, तो ये तुम्हारी तरफ वाइब्रेट करती हुई पीछे जा रही है, और वो वाली जा रही है सॉरी यूं x में वाइब्रेट करती हुई, वो यूं जा रही है और ये यूं जा रही है। तो समझ में आ गया सर ये क्यों दिए क्वेश्चन, तुम्हारा इससे क्लियर होगा, अंदर वाला तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताता है वेव की, और बाहर वाला वाइब्रेशन की डायरेक्शन बताता है, इससे आईकेएफ जेकेएफ लगाने में मदद मिलेगी आपको। सर समझ गया है, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी समझ गए, दोनों ट्रांसवर्स वेव है, देख लो आप। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ट्रांसवर्स वेव z डायरेक्शन में जा रही है, तो बताओ पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहा है, एक ट्रांसवर्स वेव इज मूविंग इन z डायरेक्शन। अब कई बच्चे बोल रहे थे x डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि सर z में जा रही है परपेंडिकुलर, कई बोलते थे y में कर रहा है, अरे z में जा रही है, तुम्हारी तरफ z में जा रही है, तो कई बोलते थे x में वाइब्रेट कर रहा है सर, कई बोलते थे y में, क्यों, पूरा xy प्लेन है ना, xy प्लेन में कहीं भी वाइब्रेट कर सकता है, ये देख ये z में इधर जा रही है वेव यूं जा रही है, तो वाइब्रेशन यूं भी तो हो सकता है तिरछा, बिल्कुल हो सकता है, यूं भी तो हो सकता है, यूं भी तो हो सकता है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है तो वाइब्रेशन किधर भी हो सकता है xy प्लेन में। समझ गया एससी वर्मा का क्वेश्चन देख लेना। तो सर ये समझ में आ गया। अब देखो सर कुछ न्यूमेरिकल करा, ये देखो ए प्रोग्रेसिव वेव ऑन 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, ये 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज गिवन बाय, अच्छा मैं सब मीटर में लिख रहा हूं बेटा, मैं तुम्हारा कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाहता, है ना, तो ये सब मीटर में ही है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। पहला डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सेकंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वेव इज longitudinal or transverse, fourth wave speed, fifth time taken to travel string, to travel full length of string, full length of string। चलो साहब एक एक करते हैं, अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड a बराबर है आगे 10 यूनिट लिख दो, 10 यूनिट। अच्छा ओमेगा कितना गया बेटा पाई, इससे मैं t निकाल दूं, t बराबर कितना 2 सेकंड, घर पे सोचना बेटा। अच्छा एम्पलीट्यूड आ गया, ये देख ओमेगा आ गया, k बता दो क्या k हो सर, k x का कोएफिशिएंट पाई/2, देखो ना बेटा t का कोएफिशिएंट ओमेगा, x का कोएफिशिएंट k, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x तो है प्लस x या माइनस x, अंदर माइनस है तो प्लस x डायरेक्शन, प्लस x डायरेक्शन। अच्छा वेव वेलोसिटी तो याद है क्या बराबर v वेव बराबर वहां से देख ओमेगा बाई k, अभी बताया था ना बेटा k बराबर ओमेगा बाई v, तो v बराबर ओमेगा बाई k, यहां से कितना गया ओमेगा बाई k आ गया पाई/2, काटा पीटी करी तो 2 मीटर पर सेकंड, अरे बहुत ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिए। सर वेवलेंथ लैम्डा निकाल दूंगा, यहां से देख लैम्डा
एक और फॉर्मूला था, के दो फॉर्मूले होते हैं, याद है? 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये पाई से पाई गया, लैम्डा बराबर आ गया 4 मीटर। ये देख लैम्डा आ गया 4 मीटर। देख ले बेटा, फॉर्मूला सोचना बेटा, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट के, है ना? ओमेगा से अपन ने टी निकाल लिया, के से अपन ने लैम्डा निकाल लिया, के से अपन ने वेव स्पीड निकाल ली, और वेव स्पीड आ गई तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फुल लेंथ l by v 1d लग गई। अरे टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो यहां से, तो डिस्टेंस आ गया बेटा 20 मीटर और ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, काटा तो ये आ गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में पूरी रस्सी पे चल जाएगी वेव। अरे वेव की स्पीड पता पड़ गई तो 10 सेकंड में पूरी रस्सी ट्रेवल कर लेगी। ये आ गई वेव स्पीड, समझ गए? वेव स्पीड से वेव आगे बढ़ती है, तो वेव 10 मीटर 20 मीटर कितना टाइम में चलेगी, तो 2 मीटर पर सेकंड चलती है तो 10 सेकंड में चलेगी। सर ये तो आ गया। सर तो पार्टिकल की स्पीड का भी कुछ कह रहे थे आप, वेव स्पीड को समझ में आ गया। देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देख इसको, फिर से देख लेते हैं। ये देखो ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दी है मैंने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इसको कंपेयर करा स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx है, ओमेगा t प्लस माइनस kx है। और जैसे कंपेयर करा बेटा x का कोएफिशिएंट ओमेगा, ये देख k है ना, ये t का कोएफिशिएंट ओमेगा, एम्पलीट्यूड बाहर वाला होता ही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाइब्रेशन ये होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये x होती है। बेटा बच्चों वाली बात है, कुछ नहीं है, एक बात ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। तो सर ये तो समझ में आ गया हमारे को कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है। सर वो पार्टिकल, अब देख आगे इसी में क्वेश्चन 6 पार्ट, x बराबर 0 वाले पार्टिकल। ए बेटा वेव में आप जैसे x को फिक्स कर दोगे, x को फिक्स कर दोगे 0 1 2 कुछ भी, तो वो एसएचएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसएचएम। सर क्यों एसएचएम क्यों बन जाएगा? ये देख ये x बराबर 0, अब पूरी वेव में एक पार्टिकल को, फिक्स पार्टिकल को देखोगे तो एसएचएम ही तो कर रहा है। ये देख इसको देख, बाकी भूल जा। तो वो जैसे ही x फिक्स कराने की एसएचएम बनानी, और एसएचएम बनाने की एसएचएम का कांसेप्ट लगे नहीं, और एसएचएम के कांसेप्ट से मैं कोई सी भी स्पीड निकाल सकता हूं। तो ये देखो, तो x बराबर 0 वाले पार्टिकल, तो एसएचएम आ गया कि t बराबर 0, t बराबर 1/2, t बराबर 1/6 पर स्पीड। चलो सर देखते हैं। देखते बेटा, अच्छा x पहले 0 रखो उसमें, तो x 0 तो y कितना है बोलो, 10 sin pi t। बोल दो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज एसएचएम, दिस इज एसएचएम। तो जैसे ही कोई पार्टिकल फिक्स करोगे वो एसएचएम करेगा, बात तो तय हो गई। अब देखते हैं, ये बताओ, ये बहुत स्टैंडर्ड एसएचएम याद है, मीन पोजीशन पे t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0, y बराबर 0। मैं बोल दूं दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अरे बोलो t0 रखते ही y0 आ गया मीन पोजीशन। और मैं बोल दूं ये अगर मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, तो मैं बोल दूं मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मीन पोजीशन v विल बी मैक्सिमम, v विल बी, v पार्टिकल यानी इतना पार्टिकल, वेव नहीं पार्टिकल, विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। कैसे कितना था v मैक्सिमम? बोलो vp मैक्सिमम। ओमेगा है मेरे लाल, ओमेगा है, याद है ओमेगा है, एसएचएम ना ओमेगा है, बोलो ओमेगा। ये रहा पाई a 10, अगर मीटर है जब तो बहुत अच्छी बात है, सेंटीमीटर हो तो 10/100 करना, मेरा इंटरेस्ट अभी उसमें नहीं, मैं मीटर ही मान रहा हूं, 10 पाई मीटर पर सेकंड। वहां एग्जाम में लिखेगा या ब्रैकेट में, अपने तो मीटर ही ले लो अभी, मेरा कैलकुलेशन में दिमाग नहीं चाहिए मेरे को। ये अरे देखे ना t0 पर 0 पर, और ये जहां पॉजिटिव आई डायरेक्शन में रखोगे टाइम बढ़ाने पर साइन पॉजिटिव में बढ़ेगा, ठीक है? हालांकि मैं इतनी बातें तेरे से पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन पूछे तो बता सकते हैं। हाँ ये तो t बराबर 0 पे बात हुई, t बराबर 1/2 रखो, at t इक्वल टू 1/2, तो वो तो at t इक्वल टू 1/2 बोलो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 10 sin pi/2, तो वो तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन। अरे बोलो एक्सट्रीम, और बताओ एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है, vp एट एक्सट्रीम इक्वल टू 0। अरे बोलो रे, x बराबर a पर वेलोसिटी 0 होती, बताया था याद है? एक्सट्रीम पर रुक जाता, मोमेंटली रेस्ट पे आता पार्टिकल एट x, सॉरी एट t इक्वल टू 1/6 सेकंड।
देखो तो y कितना आ जाएगा बोलो, y इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 6 कितना आ गया 5 मीटर ही ले रहा हूं मैं तो 5 आ गया। अच्छा अब ये देखो 5 यानी कि a बाई 2। अब ना मीन पर है मेरे लाल, मीन पर होता तो मैक्सिमम ओमेगा ए कर दिया पहले पार्ट में, ना एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर होता तो जीरो कर देता। अब मीन बिटवीन है तो याद है एसएचएम में जनरल पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से पर यहां y रखूंगा क्योंकि y डायरेक्शन में एसएचएम है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y डायरेक्शन में एसएचएम में। अब देखो ये एसएचएम के कंसेप्ट लग रहे हैं, बोलो कितना आ जाएगा पाई अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 100 माइनस 25 75 5 रूट 3 पाई मीटर पर सेकंड। सर ये तो बढ़िया समझ में आ गया हमारे को, एसएचएम पूरा एसएचएम ही लगा। हाँ आपने एक्स फिक्स करानी है, पार्टिकल फिक्स कराने की एसएचएम बनानी, यस दिस इज एसएचएम। तो पार्टिकल की स्पीड पूछे तो एसएचएम से निकलेगी और वेव की स्पीड v बराबर ओमेगा अंडर सॉरी k बराबर ओमेगा बाई v से निकलेगी या v बराबर ओमेगा बाई k से। सर कोई समस्या नहीं, कर लेंगे बेटा, देख ले घूर घूर के। सर एक होमवर्क दे दीजिए हम घर पे। अच्छा हाँ अगर इसमें एक्सेलरेशन पूछता तो बेटा सर कोई नहीं, एसएचएम से निकालते तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अरे वेव का तो एक्सेलरेशन, वेव तो कांस्टेंट स्पीड चलती है, वेव का एक्सेलरेशन 0 होता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे एक्सेलरेशन a 8 अरे 8t बराबर 0 यहां आता 8t इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन, तो बोल दो एक्सेलरेशन 0 क्योंकि 8t बराबर 0 मीन पोजीशन, मीन पर एक्सेलरेशन 0। 8t इक्वल टू 1/2 एक्सट्रीम, अरे वो बता दिया ना एक्सट्रीम है, तो एक्सेलरेशन बोलो ओमेगा स्क्वायर वाई। सर माइनस, अरे देखो माइनस तो वो तो सिर्फ वैल्यू की बात चल रही है ना, माइनस तो डायरेक्शन को छोड़े ना, डायरेक्शन ओमेगा आ जाएगा पाई स्क्वायर और वाई आ जाएगा बेटा 10, तो वो तो 10 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो और 1/2 पे कितना आ जाएगा बोलो, t बराबर 1/6 पे, तो x बराबर सॉरी y बराबर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर सॉरी 5, तो a बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर y। ए ओमेगा स्क्वायर ये तो मैक्सिमम होता है, ये ओमेगा स्क्वायर ये तो मैक्सिमम आएगा और ये ओमेगा स्क्वायर y, तो y 5 रख दो तो ये आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर। अरे ओमेगा स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर y से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसका रूट अंडर से वेलोसिटी निकल जाएगी। सर कर देंगे सर, डायरेक्शन पूछेगा तो भी लगा देंगे, दिमाग लगा के प्लस माइनस y के पाई j के पाई की, क्योंकि y डायरेक्शन में हो रहा है जो हो रहा है। सर एक होमवर्क दे दीजिए ना प्लीज, अभी देते हैं, पोज करके समझो बेटा, ये होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। ये जेड में दे देता हूँ, अरे क्या फर्क नहीं पड़ रहा, जेड इक्वल टू सोचना कि डायरेक्शन में ये 10 मीटर ही ले लेना, साइन पाई बाई 2t माइनस पाई बाई 8 वाई, ठीक है। पहला एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी। सेकेंड प्रोग्रेसिव वेव आर्म, ये है प्रोग्रेसिव वेव आर्म, 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज गिवन बाय ठीक है, घर से करना बेटा। टाइम टेकन टू ट्रेवल फुल थर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फोर्थ y बराबर 0 वाले पार्टिकल की t बराबर 0 1/3 2/3 v
स्पीड और एक्सेलरेशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। करना बेटा कैसे? तो प्रोग्रेसिव में मेरे हिसाब से तुम्हारा समझ में आ गई। प्रोग्रेसिव वे में अपन पार्टिकल की स्पीड, वेव की स्पीड, वेव को चलने में टाइम फलाना ढिमका ढिमका से निकाल सकते हैं। ये आपकी प्रोग्रेसिव वे की 100% बात हो गई। गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चन आएगा बेटा, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। आप पुराना पेपर उठा के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, किधर वेव वाइब्रेट कर रही है, किधर जा रही है। बात है स्टैंडिंग वेव, है ना बेटा? करो इसको, नोट करो फटाफट, पॉज करके कर लेना, ठीक है? बात करते हैं स्टैंडिंग वेव। तो इसका बोलो, चलो स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव देखो बेटा, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? तो स्टैंडिंग वेव में वेव मूव नहीं करेगी, है ना? मैंने बताया था ना आपको, पार्टिकल बाय बाय वाइब्रेट करेगा, है ना? वेव विल नॉट मूव, ठीक है? वेव विल नॉट मूव, ठीक है? स्टैंडिंग वेव में क्या होता है बेटा? वेव मूव नहीं करेगी, वेव अपनी जगह पर ही रहेगी, ठीक है? वेव पार्टिकल वाइब्रेट जरूर करेंगे, मूव नहीं करेगी। चलो देखते हैं स्टैंडिंग वेव का कैसा हिसाब है। स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय, क्या बोला मैंने? स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय ए साइन केएक्स साइन ओमेगा टी। अच्छा आप सुनना बेटा, ये साइन की जगह cos भी हो सकता है। अरे साइन ओमेगा टी की जगह cos ओमेगा टी भी हो सकता है, cos kx भी हो सकता है, और यहाँ साइन ओमेगा टी की जगह cos ओमेगा टी, मतलब साइन cos का कॉम्बिनेशन होगा। तो a sin kx sin ओमेगा टी, ठीक है? ये हो जाएगी, ये स्टैंडिंग वेव। बेटा साइन cos कुछ भी हो सकते हैं, वो अपन आगे डिटेल में जब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है? अब ये देखो, दिस इज द पार्ट, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है। क्या होता है ये? दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पोर्शन होता है, और ये होता है बेटा वाइब्रेशन, ये वाला वाइब्रेशन। ये वाइब्रेट करवाएगा और ये एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी। ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, वेव वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, और ये एस डायरेक्शन में प्रोपगेशन। ये अंदर जो होता है ना, ये प्रोपगेशन, मतलब ये ये वेव प्रोपगेट नहीं कर रही है, ये जिनसे मिलकर बनी वो प्रोपगेट कर रही थी। बताऊंगा मैं डिटेल में। तो ये स्टैंडिंग वेव बनती है दो प्रोग्रेसिव वेव के ओवरलैपिंग से, और वो प्रोग्रेसिव वेव एक होती है इंसिडेंट वेव और एक होती है रिफ्लेक्टेड। याद है मैंने कहा था बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे सुनना, एक प्रोग्रेसिव वेव गई, सामने बाउंड्री है, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एक प्रोग्रेसिव वेव गई, सामने बाउंड्री, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की ओवरलैपिंग से ये बनती है स्टैंडिंग वेव। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव with which this standing wave is formed, with which this standing wave is formed। जिस प्रोग्रेसिव वेव से स्टैंडिंग वेव बनी उसकी डायरेक्शन है। सर समझ गए? अब सुनना, एक देखो, ये यूं नहीं, ये अपन वेरिएबल में नहीं, अपन उसको न्यूमेरिकल में समझते। सुनना हो, इफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव is given by y equal to tan sin pi x sin pi by 2। then है ना? अब सुनना, अब स्टैंडिंग वेव में क्या होता है बेटा? देखो स्टैंडिंग वेव में क्या होंगे? देखो स्टैंडिंग वेव में क्या होगा बेटा? देखो स्टैंडिंग वेव में क्या होगा? नोड होंगे। क्या होंगे बेटा? नोड, कुछ तो नोड होंगे। नोड क्या होंगे? जैसे एक रस्सी वाइब्रेट कर रही है,
ये रस्सी वाइब्रेट कर रही है, स्टैंडिंग वेव है। देखो इसमें ये 2 पॉइंट मूव नहीं कर रहे। देखो आप ये दोनों मेरी, ये देखो ये कौन नहीं, देखो मेरी, अरे देखो ये वहीं के वहीं है ये दोनों। These are called node। वो पॉइंट जो बिल्कुल मूव ना करे, वो पॉइंट जो बिल्कुल मूव ना करे, रेस्ट पर हो, उनको बोलते हैं नोड्स। तो नोड स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड 0 जो होगा वो नोड हो गया। जहां जहां एम्पलीट्यूड ये वाला पोर्शन 0 होगा बेटा, एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो नोड होंगे। तो बोल तू नोड, नोड पर एम्पलीट्यूड 0। नोड वो पॉइंट हो गया जहां जो बिल्कुल नहीं मूव करेंगे, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा वो नोड है, एम्पलीट्यूड 0 वो नोड। अच्छा एक होता है एंटी नोड। सुनना बेटा, अब जैसे मेरा हाथ का वाइब्रेशन देखो, ये बीच वाले पॉइंट को देखो, ये जो जॉइंट है इसको देखो, ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ये देखो इसका वाइब्रेशन मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट का वाइब्रेशन मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं एंटी नोड। वो पार्टिकल, पूरी स्ट्रिंग का वो पार्टिकल जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करे, उस पार्टिकल का मोशन जिसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड हो, उसको बोलते हैं एंटी नोड। तो बोल दो एंटी नोड का वाइब्रेशन, तो मैं बोल दो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड पर का एम्पलीट्यूड, का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ध्यान रखना बेटा, नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। समझ गए? तो ये नोड और एंटी नोड। तो अब सुनना, अब अपने को क्या होता है, स्टैंडिंग वेव में जाता तो नोड और एंटी नोड की पहचान करते हैं। हमें पूरी स्टैंडिंग वेव में यही पता करना है कौन से नोड है और कौन से एंटी नोड है। तो अपन ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें नोड एंटी नोड देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, नोड एंटी नोड देखते हैं, लूप देखते हैं कितने लूप में वाइब्रेट कर रही है। इसमें देखो वेव तो मूव नहीं कर रही है, स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी तो 0 होती है, वेव कभी मूव नहीं करती है। पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं। चलो देखो, तो वो तो ये स्टैंडिंग वेव है फॉर नोड। तो इसमें पूछेगा वो ये देखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन, मान लो दे दिया मैंने 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, कितना 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस। देन पहला number of node, second number of anti node है ना, number of node निकालना है, number of anti node निकालना है। तीसरा देखो इसका थर्ड पोर्शन, number of node, their coordinate of node, ठीक है, और एंटी नोड, कोऑर्डिनेट ऑफ नोड और एंटी नोड, दोनों के कोऑर्डिनेट निकालो। समझ गए? अच्छा देखते हैं। अब सुनो बेटा, नोड तो बोलो नोड के लिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कौन सा पोर्शन है इसमें, ये 10 sin pi x, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो नोड क्या हो गया बेटा, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, 10 sin pi x, ये इट शुड बी 0। और बेटा आपको पता है sin pi x 0 कब होगा, तो बोलो ये 0 तब होगा जब pi x बराबर n pi, थीटा बराबर n पाई। तो sin 0 तो तब होता है जब थीटा बराबर n पाई। करो n पाई, तो मैं बोल दूं पाई x बराबर n पाई, पाई से पाई गया, x बराबर n, रखो n बराबर 0 1 2 3 4 डैश डैश, तो बोल दूं x आगे कितना 0, 0 पे 0 देखे ना बेटा, रखे ना रे, x बराबर 0, तो n बराबर 0 पर x बराबर 0, n बराबर 1 पर x बराबर 1, n बराबर 2 पर x बराबर 2, n बराबर 3 पर x बराबर 3, n बराबर 4 पर x बराबर 4। तो बोल दूं ये आ गया। सर आगे क्यों नहीं चल रहे हो, 5 क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि आपकी रस्सी 4 मीटर लंबी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 मीटर, hence there must be 5 नोड। तो मैं बोल दूं 5 नोड, 5 नोड, कौन कौन से कोऑर्डिनेट भी पता पड़ गए, तो there would be 5 नोड, कोऑर्डिनेट पता पड़ गए क्या, 0 1 2 3 4। चलो एंटी नोड, 4 एंटी नोड, 4 एंटी नोड, मेरे लाल एंटी नोड, 4 एंटी नोड, बोलो क्या हो जाएगा एंटी नोड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ए बराबर मैक्सिमम, और साइन मैक्सिमम का होता है sin pi x बराबर मैक्सिमम। बोलो प्लस माइनस 1 होगा क्या, सर माइनस क्यों बोल रहे हो, अरे माइनस मेरे को तो मैं वैल्यू चाहिए, मेरे को ये थोड़ी चाहिए, मेरे को तो वैल्यू चाहिए, मेरे को ये थोड़ी चाहिए कि माइनस है, अमाउंट चाहिए। तो ये देखो, और साइन मैक्सिमम का होता है, तो मैं बोलूं थीटा बराबर पाई पे, थीटा बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 के और मल्टीपल में। चलो आ जाओ बेटा, जगह नहीं बोर्ड पे, तो ये आ जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2 बराबर क्या था, थीटा पाई x, काटो पाई को, तो x बराबर आ गया बेटा 2n + 1 1/2, रखो n बराबर, यहां से रखो n बराबर 1 2 3 4, क्या था तो बेटा, अरे करना n बराबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो x कितना जाएगा बोलो, 0 पे 0 नहीं 0 सॉरी 1/2, 1 पे 3/2, 2 पे 5/2, फिर 7/2, आ गया 3.5, अब तो 4.5 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। देख लो, तो नो तो एंटी नोड दिया गया, 4 एंटी नोड, 4 एंटी नोड,
ए बेटा 5 नोड और 4 एंटी नोड बने, 5 नोड और 4 एंटी नोड बने, 5 नोड के कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 आए, एंटी नोड के कोऑर्डिनेट इन बिटवीन। ए हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है, देख लो। हर तो ये देखे ना तुमने हाथ का क्वेश्चन देख बेटा, ये देखो हाथ का क्वेश्चन देखो, ये दो नोड है, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, ये देख हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड। इस अगले में भी दो नोड, देखो इसको पेपर पे बना के बताता हूं। अरे पेपर पे बना के बताओ मेरे लाल, पेपर पे देख, क्वेश्चन पे नोट कर ही लिया करना, पेपर पे देख। ये देख 0 1 2 3 4, ये देख मेरे लाल, ये देख, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड है ना, ये नोड है ना, ये सारे नोड है, ये 0 1 2, ये नोड 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 एंड नोड। अब एंटी नोड के बीच में 1/2 3/2 5/2 और 7/2, ये देख ये एंटी नोड, ये एंटी नोड है मेरे लाल, 1/2 3/2 5/2 7/2। हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, या हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, एंटी नोड के बीच में नोड, नोड के बीच में एंटी नोड, नोड के बीच में एंटी नोड, एंटी नोड के बीच में नोड। 1 2 3 4 4 नोड 5 एंटी नोड। देखो लूप देख, एक लूप, ये 1 लूप 1 लूप 2 लूप, टोटल 4 लूप, तो 4 लूप, आंसर इज 4 लूप। 5 नोड, 5 नोड 4 एंटी नोड और 4 लूप। समझ गए क्या? अरे बोलो तो सर नोड एंटी नोड पता कर लेंगे, नंबर ऑफ लूप पता कर लेंगे। सर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी, हाँ इसमें भी क्वेश्चन बनता है। ए इधर देख, क्या इक्वेशन थी अपनी, y बराबर 10 sin pi x sin pi by 2t थी शायद, देख लेना बेटा ये। अब वो एक तो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक थर्ड क्वेश्चन 8 x बराबर, मैंने कहा था ना x फिक्स करते हैं SHM, 8x बराबर चलो 1/2 8x बराबर 1/2 कोमा 0 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है ना, 8 t equal to 0 and t equal to 1 सेकेंड। जैसे ही मैंने पार्टिकल फिक्स करा मेरे लाल, वैसे ही SHM बन गया। जैसे ही पार्टिकल फिक्स करा SHM बन गया। रखो t बराबर, सॉरी x बराबर 1/2 रखो, पहले x बराबर 1/2 रखो, तो y बराबर कितना बन गया, यहाँ 1/2 रखते देखो, अरे यहाँ पे 1/2 रखो तो ये 1/2 sin 1 बन गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10 sin pi by 2t, ये बन गया। देखो पहले ये सोल्व कर रहा हूँ मैं, 8x equal to 1/2, ठीक है ये। तो जैसे x बराबर 1/2 रखा, जैसे x equal to 1/2 रखा है ना, तो ये 1/2 रखते ये sin 1 बन गया, और ये 1 बनते एम्पलीट्यूड 10 आ गया, ये SHM है क्या, SHM यस। अब रखो t बराबर 0, तो t बराबर 0 को देखो, t बराबर 0, t बराबर 0 है ना, y बराबर 0 मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी बोलो मैक्सिमम, ये पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी, ओमेगा a 10 है, ये देखो a 10 है, और ओमेगा कितना है pi/2, आ गया 5 पाई मीटर पर सेकंड लिखते ना। तो देख लो आपके सामने मैंने जैसे x बराबर 1/2 रखा, आप ये नहीं कर लो, चलो x बराबर 1/2 x बराबर 1/2 रखा, ये एम्पलीट्यूड आ गया। ध्यान रखना इसमें स्टैंडिंग वेव में एक बात और देखो, स्टैंडिंग वेव में देखो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होता है। देखो इन दोनों का 0 था, इसका मैक्सिमम था, बीच वाले पार्टिकल देखो यहाँ तक, देखो ये देखो मेरा हाथ देखो, ये वाला पार्टिकल यहीं तक ऐसे चल रहा है, ये वाला ज्यादा एम्पलीट्यूड का, ये और ज्यादा एम्पलीट्यूड का, तो वो तो सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड के SHM होते हैं। तो वो तो सबसे तगड़ा SHM करता है एंटी नोड, और सबसे ढीला ढक्कन SHM करता है नोड। तो नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड का मैक्सिमम होता है, इन बिटवीन होते हैं बाकी सबके। x बराबर 1/2 रखा, आप x बराबर 1/6 भी रख सकते हो। जैसे x बराबर 1/6 रखोगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो SHM का इक्वेशन अलग हो जाएगी। इधर दिखाता हूं, इधर देख, देखो x बराबर 1/6 वाले पार्टिकल का एनालिसिस रखो 1/6, y 10 sin pi/6 sin pi/2t कितना आ जाएगा, 5
साइन पाई बाई 2t। 1/6 वाले पार्टिकल का ये ठीक है, ये 1/6। अब आप खुद देखो 1/6 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 ही आया, जबकि 1/2 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आया था 10, और इसमें 1/2 रखा था एम्पलीट्यूड 10 आया था, और इसमें 1/6 रखा था एम्पलीट्यूड देखो कितना आया 5। ये तो वाइब्रेशन वाला पोर्शन है, इसको तो टाइम से फर्क पड़ेगा, ये तो वाइब्रेशन वाला पोर्शन है, एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन ये। तो अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव में अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ये देखो ना, ये देखो, ये अलग अलग पोजीशन, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा। आपके सामने देख लो, सारे की एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, सबके एम्पलीट्यूड की इक्वेशन अलग अलग होगी। तो अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। और ये y बराबर 5 sin पाई बाई 2t अपना ये बन गया। अब इसका देखो, अब इसकी p बराबर 0 पर वेलोसिटी पर है ना, y 0 मीन पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, बोलो कितनी आएगी, ओमेगा है। इस बार ओमेगा तो पाई बाई 2 ही है, a 5 ही रह गया देखो, अरे a 5 ही रह गया। तो मैं बोल दूंगा, सुनना, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी बीच वाले की, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसकी 0 होगी, एम्पलीट्यूड 0। बीच वाले पार्टिकल x बराबर है 1/6 वाले पार्टिकल की एम्पलीट्यूड 5 है, इसलिए इसकी मैक्सिमम मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी अलग है। सर एक क्वेश्चन हमारे को दो, 1/2 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। सर एक क्वेश्चन हमें दो, देखो एक बार वापस डिस्कस करते हैं पूरा, है ना, ढंग से एक क्वेश्चन तुम्हारे को देता हूं फुल डिटेल में, सब निकालोगे आप, लूप, नोड नंबर, एंटी नोड के नंबर, उनके कोऑर्डिनेट, लूप के नंबर, ठीक है, उसके बाद पार्टिकल x बराबर फलाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह सब निकलोगे। चलो देखो, स्टैंडिंग वेव आज का लास्ट क्वेश्चन ऑन 8 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, 8 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग is given by y equal to 10 sin pi by 2x sin, चलो sin ही लिख देते दोनों, pi t बस pi t, ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। देन फाइंड आउट फर्स्ट number of node and antinode, second their coordinate, number of node, antinode and loop, and number of loop, coordinate of node and antinode and antinode. Third, x equal to 1/3 वाले पार्टिकल की t बराबर 0 और 1/2 पर स्पीड एक्सेलरेशन। फोर्थ, x equal to 1 वाले पार्टिकल की 0 पर स्पीड। ये काम है बेटा, है ना, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी कुछ काम आप घर से करके लाओगे। पहले एक बार आप सोच लो तो इस पे सोचो, जब तक मैं पानी पीता हूँ, फटाफट सोच के बता दो, ढंग से सोचो ना रे। सर नमस्कार, हाँ, तो बेटा आपको नंबर ऑफ नोड, एंटी नोड, लूप और ये सब निकालना है ना। चलो आ जाओ, अब अपन इसमें देखते हैं एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड, तो मैं यहां से बोलता हूं एम्पलीट्यूड 10 sin पाई बाई 2x। अच्छा, अब नोड के लिए बेटा बोल फटाफट, नोड क्या होता है, नोड में 0 कर दूं, नोड में एम्पलीट्यूड 0, बोलो a बराबर 0, करो इसको 0। ये बेटा मैंने बताया था ना, एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन ये होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, जिसको 0 करें ना, मुंह क्या देख रहा मेरा, इधर देख, करो 0, 10 sin पाई बाई 2x बराबर 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, पाई बाई 2x बराबर n पाई,
ये काटा, तो यहाँ से x बराबर आ गया 2n। अब रखो n बराबर 0 1 2, रस्सी खत्म हो जाए तब तक रखते जाना बेटा, ज्यादा मत रख देना, घर वाला रस्सी बांधने ध्यान देना। हाँ रखो x बराबर 0, n बराबर 0, x 0, n बराबर 1, x 2, n बराबर 2 4। ये कितनी नंबर इसकी 8 मीटर, 3 पे 6 और ये 8। ए फिर से कितने आ गए 5 नोड, आने दे आ गया तो मैं क्या करूं 5 नोड। अच्छा एंटी नोड के लिए बोल, एंटी नोड बोल, एंटी नोड में क्या करूंगा मैक्सिमम साइन, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई बाय 2x बराबर प्लस माइनस 1, तो यहां से पाई बाय 2x बराबर 2n प्लस 1, ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कट गया पूरा, x बराबर आ जाएगा बेटा 2n प्लस 1, तो रखो n बराबर 0 1 2 3 बोलो, तो x कितना आ जाएगा 0 पे 1, ए इन बिटवीन वैसे डायरेक्ट लिख दे, देखो 0 2 4 ये आया ना, नोड के बीच बीच के पॉइंट लिख दे, 1 डायरेक्ट लिखता हूं, आते 3 तो उसमें वैल्यू रख के देख लेना, ये आएगा बेटा, जादू है तो 5 नोड, जादू है जादू। 3 फिर कितना आ जाएगा रे 5, सर क्या हुआ जादू कर रहे कर रे 7, ये तो कितना आ गया 4 नोड, ये 4 एंटी नोड्स होगी, तो 5 नोड 4 एंटी नोड। लूप यूं मत देख मेरे लाल, लूप के लिए तू मेरे इसको पेपर में बना, जब पेपर को बनाएगा तो तेरे को लूप नजर आएंगे, सर चक्कर आएंगे, क्या चक्कर, ये देख 0 ये देख 0 2 4 6 और ये 8, ये तो हो गए नोड, और एंटी नोड देख इनके बीच में आ गए क्या रे 1 3 5 7 एंटी नोड, कितने लूप हो गए 4, ये देख लूप 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप 4 एंटी नोड और 5 नोड। मेरे लाल फूल तेरे समझ में आ गया होगा रे, और अब भी नहीं समझ में आया तो बेटा देख मेरी बात सुन, पापा से पूछ ढंग से क्यों मैं बायोलॉजी क्यों भरी तेरे खून में, है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो। हाँ x बराबर 1/3 वाला पार्टिकल, ए बेटा तू पार्टिकल फिक्स करेगा तो SHM बन जाएगा, x बराबर 1/3, तो ये 10 क्या थी रे इक्वेशन पाई बाय 2 थी शायद, है ना, यार 1/3 ये बन गया SHM देख 1/3, तो ये आ गया पाई बाय 6 sin पाई बाय 2 थी, नहीं क्या कहता रे पाई थी, ये क्या बन गया बेटा, ये देख एम्पलीट्यूड, तो जैसे ही मैंने 1/3 रखा एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, और एम्पलीट्यूड बन गया कितना है 5, ए कम थोड़ा एम्पलीट्यूड, हाँ सही बात है एंटी नोड से कम, क्योंकि एंटी नोड आई नहीं, बस अब इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन निकाले, घर पर निकाले होमवर्क। अच्छा रखे x बराबर कितना है 1 वाले पार्टिकल की बात करें x बराबर 1, तो 1 वाले पार्टिकल की बात करूंगा तो 10 sin, यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा, ए sin और ये एम्पलीट्यूड पाई, ये वाइब्रेशन भाई, तो ये देख ये आ गया 10 sin पाई थी, देख इसका ये अलग SHM है, ये देख ये SHM अलग है, ये छोटा SHM ये बड़ा SHM, उसमें एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 10 है क्योंकि एंटी नोड है। अरे बोलो अब इसका VP और एक्सेलरेशन निकाल दे, ए घर पे बेटा कुछ तो घर पे भी कर, सर हम तो कर लेंगे, हम तो बड़े इंटेलिजेंट है सर, आपको पता ही है, तो हम तो जानते हैं सर हम कितने होशियार हैं, बेटा बहुत होशियार है बेटा, समझ गया। तो मेरे हिसाब से तेरी स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव कोई, अब आप जाके इसके क्वेश्चन करो, आपसे 100% हो जाने चाहिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अब आप जाके स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चन करो, समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से तेरे से सारी बात हो जाएगी, एक बार ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे से अगले टाइम पे पूछो, ठीक है। अगले टाइम पे अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे बेटा, एक स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव होगी, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगले टाइम पे बात करेंगे बेटा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, धन्यवाद। हाँ बेटा, वेव मोशन की बात अपन कर रहे थे, वेव मोशन में अपन ने कल काफी कुछ देखा। हमने कल क्या देखा, थोड़ा सा भी कहानी अब तक की देख लेते अपन। हमने कल वेव मोशन में देखा था सबसे पहले तो वेव के टाइप, है ना, वाइब्रेशन के बेसिस पे, प्रोपोगेशन के बेसिस पे और मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। उसके थोड़ा बहुत तो अपन ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किया, उसके बाद अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव देखी, नोड एंटी नोड निकालना सीख लिया, प्रोग्रेसिव वेव में वेव स्पीड निकालना सीख लिया। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती थोड़ा आगे देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है। हाँ, अपने जितना काम आएगा उतना सब चीजें बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आज अपन देखते हैं स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। क्या देख रहे हैं अपन, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें भी दो टाइप बनते हैं, जब स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल, ध्यान रखना, इस ब्लॉक के लंबे में स्ट्रिंग अगर नेग्लिजिबल मास की हो तो ये पढ़ाई है।
जब रस्सी का मास थोड़ा, रस्सी भारी होगी तो क्या करेंगे वो अपन देखेंगे, रस्सी के खुद के वेट की वजह से वेव कैसे चलेगी वो देखेंगे। चलो यहाँ वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट टी बाई म्यू, वेयर टी इज टेंशन, टेंशन इज स्ट्रेस। टेंशन आपको पता है तो वेट की वजह से आएगी, हम खींचेंगे जो भी किसी भी कारण से आओ, टेंशन अपॉन म्यू, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा मास पर यूनिट लेंथ निकालूं तो मैं 1 मीटर लंबी रस्सी ले लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लूं उसका, और डेंसिटी डी ले लूं, डेंसिटी डी ले लूं, ये डेंसिटी डी। तो ये देखो कितना आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में मैंने लेंथ 1 मीटर कर दी थी, ठीक है। तो ये आ गया d इनटू 1 मीटर, तो ये आ जाएगा d इनटू a, समझ गए। तो यहाँ d इनटू a लिख दिया ad। तो दो फॉर्मूले t बाई म्यू, t बाई ad, रूट का है ना, रूट t बाई म्यू, रूट t बाई ad। अब देख लॉजिकल स्टेटमेंट, जितनी रस्सी टाइट होगी, तुम जितना रस्सी को टाइट खींचोगे उतनी पल्स कितनी तेज भागती। बचपन में अपन रस्सी खींच के हिले तो कितनी तेज भागती, तो जितना टेंशन ज्यादा उतनी वेव स्पीड ज्यादा, जितनी टेंशन ज्यादा उतनी वेव स्पीड ज्यादा। अच्छा बता, एक लोहे की जंजीर पे वेव बनाना आसान है या पतली रस्सी पे? पतली रस्सी पे। तो जितनी रस्सी भारी उतनी वेव स्पीड कम, जितनी रस्सी भारी उतनी वेव स्पीड कम, दोनों बातें। अच्छा यहां से देख के थोड़ा सिंपल पेंडुलम की बात याद आ रही क्या? याद है छोटे परसेंटेज के लिए मैंने बताया था परसेंटेज चेंजिंग वहां पे एल था, तो याद है परसेंटेज चेंजिंग टी हाफ आया था, पावर आगे लगी। ऐसे यहाँ पे भी परसेंटेज चेंजिंग वेव स्पीड अगर कम है तो छोटे छोटे परसेंटेज के लिए हाफ ऑफ परसेंटेज चेंजिंग टाइम पीरियड, टेंशन, परसेंटेज चेंजिंग टेंशन। तो टेंशन में जितना परसेंटेज चेंज होगा उसका आधा वेव स्पीड में होगा। सब पे एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। इधर आओ, इधर बेटा यहाँ पे मान लो मैंने लगा दिया तेरा 10 kg का ऑब्जेक्ट और इसका म्यू ये आ गया बेटा 0.001 kg पर मीटर, ठीक है, 0.001 kg पर मीटर। देखो ये बहुत नेग्लिजिबल है ना। और ये आ जाएगा आपका म्यू, सो और ये आगे 20 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है। अब आप देख लो 20 मीटर का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत नेग्लिजिबल अच्छा मास आएगा, 100-200 ग्राम आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं इसके कंपैरिजन में, 10 किलो के कंपैरिजन, ठीक है। या यूं कर लो, चलो ये कर लो, ये चलो ये कर लो, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है इसमें? पहला वेव स्पीड, टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टेकन टू ट्रेवल, फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। ये दोनों काम करने हैं स्ट्रिंग, है ना। अगला क्वेश्चन एग्जांपल 2। अभी देखो टेंशन पे ये जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़ा मैकेनिक्स से कोरिलेट कर देंगे अपन इसको। ये V1, ये V2, ठीक है बेटा। अब अपने को यहाँ V1:V2 निकालना, A 1:1, B 1:2, C 1:4, D 4:1, 2:1, ठीक है। दो क्वेश्चन, अभी आपको सारा आइडिया लग जाएगा। इधर आ जाओ बेटा, ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, अब इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए पहले वेव स्पीड निकालो। यहाँ पे मैंने एक पल्स बनाई, ठीक है, V वेव। अब वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे? तो ये देखो V वेव अंडर रूट टी। टेंशन कैसे निकालूं? तो ये मास नेग्लिजिबल मान लो तो टेंशन आ जाएगी T बराबर mg। अरे बोल मेरे लाल, T बराबर mg, सो आ गई ना रे। सो म्यू बोलो 0.001, ये आ गया 0.001, ये 0.01 करना है क्योंकि ज्यादा हिसाब में वेट नहीं रहा, 0.01, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 का रूट, और 10,000 का रूट आपको पता चल पता 100 मीटर पर सेकंड। तो ये वेव चल रही है रस्सी पर 100 मीटर पर सेकंड से, बड़ी फास्ट वेव है। 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल बेटा फटाफट कितना टाइम लगेगा। तो T बराबर L/V, अरे L/V, L हो गया 20 मीटर, V हो गया 100 मीटर पर सेकंड, लगा हिसाब कितना गया? तो 1000 कर दे इसको, तो 2 मैं चलो छोड़ इसको, ये कर दे 0.2 सेकंड, है ना, या 200 मिली सेकंड जो भी व्हाटएवर, 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड में रस्सी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगी, सॉरी वेव रस्सी पे नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको वेव स्पीड समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इसमें से एक आधा क्वेश्चन इसमें भी करा दो, तो इसमें भी अपने पास है टेंशन डेंसिटी वाला क्वेश्चन, इधर देखो, है ना, उसमें डेंसिटी दे देगा, एरिया दे देगा, चलो वो तो आपने को दे देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया अपने को। अभी देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा डेटा बिठाना पड़ेगा अपने को। ये अब यहां आ जाओ बेटा, V1:V2। पहले बता बेटा, ये रस्सी आ देखो, ये सुनना है ना, ये पूरी रस्सी मासलेस है। अब देख क्या होगा, बता V1:V2, यहाँ पे टेंशन अगर T मान लूं तो मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, देख ले तेरे सामने सिस्टम चल ही नहीं सकता, ये देख सारा रस्सी से कनेक्टेड है, कहीं से रस्सी फ्री होने के चांस ही नहीं है, देख ले। तो मैं बोल दूं ये रस्सी फिक्स है, ये रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो यहाँ पे अगर टेंशन T है तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2T होगी, और यहाँ पे कितनी होगी बेटा? 4T। सर ये कैसा है? ये देखो ना, इसमें दोनों तरफ TT लग रही है, 2T इक्विलिब्रियम के लिए, नीचे TT 2T, तो 2T फिर 2T 4T, तो ये 4T। अरे मैकेनिक्स में पढ़ोगे, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो V1:V2 सबसे पहले बता, यार रस्सी में टेंशन ज्यादा है यहाँ, तो लॉजिकली है ज्यादा, जितना ऊपर जाओ उतना वेट ज्यादा ट्रांसफर
ज्यादा आएगी, V2 ज्यादा, इधर वाला ज्यादा आना चाहिए, इन दो में से। अब सोल्व करना पड़ेगा, कैसे आएगा? V1 is to V2, तो अंडर रूट टी बाई म्यू, रस्सी आइडेंटिकल है तो वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ 4t बाई म्यू। ये देखो तेरे सामने कट पीट के 1:2 आ गया, तो वो तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन ज्यादा है, टेंशन 4 गुना होगी तो स्पीड डबल होगी, टेंशन 4 गुना स्पीड डबल, टेंशन 4 गुना है रूट टी के प्रोपोर्शनल में टेंशन 4 गुना स्पीड डबल, तो डायरेक्ट भी बोल सकता था टेंशन 4 गुना स्पीड डबल। ये सारी बातें मैंने उसमें भी पढ़ी थी सिंपल पेंडुलम में, याद आया? लेंथ 4 गुना तो टाइम पीरियड डबल। कर लोगे? पोज करके नोट कर लेना बेटा, पोज करके नोट कर, पोज करके नोट कर। चलो आ जाओ सर, ये एडी वाला क्वेश्चन भी तो बता दो, कभी बता दे बेटा। अब देखो इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन भी बनते हैं। अच्छा एक परसेंटेज वाला देख लेते हैं। हाँ इधर देख बेटा, इधर देख। अब वो बोलेगा if tension in string is increased by 2%, then या 4% करते 4%, then percentage change in t, sorry v, wave speed v। अब कर देंगे कितना आएगा, तो वेव स्पीड में परसेंटेज चेंज कितना जाएगा, तो ये देख लो ना, परसेंटेज चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन v वेव इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4%। अरे छोटा परसेंटेज चलेगा 2%, तो वेव स्पीड 2% बढ़ जाएगी। कई बार ये भी बोल देता है, ये देख अगर वेव की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है अभी, तो अगर मैं टेंशन 4% बढ़ा दूं इस रस्सी में, तो बताओ वेव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो मैं बोल दूं इसका 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी, तो 10 का 2% 2/100 कितना आ जाएगा बोलो? 0.2। तो मैं बोल दूं 10.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो वेव स्पीड हो जाएगी 10.2 मीटर पर सेकंड अपॉइंट। तो जैसे ही रस्सी में टेंशन 4% बढ़ाओगे, वेव स्पीड 2% बढ़ जाएगी, फिर 2% बढ़ते ही रस्सी में स्पीड वेव की 10 की जगह 10.2 हो जाएगी। समझ गए क्या? तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, परसेंटेज छोटे हो तो देख लेना ऐसे। सर ये कर देंगे। और देखो अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन वो बताता हूं। देखो तो बेटा जो एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे मैं आज तक क्यों बताता हूं, देखो सुनना हो। एग्जाम ऐसे पूछता है, इफ स्पीड ऑफ वेव, सॉरी इफ वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय y equal to 10 sin 20t, sorry 20t minus x, ठीक है, and mu equal to this, sorry, then ये देखो wave on string is given by this and mass per unit length of string का mass per unit ये, then tension in string, T in string। अबे बेहतरीन क्वेश्चन है, टेंशन इन स्ट्रिंग है ना, तो रस्सी में टेंशन पूछ ली। अब आप इसको सोचो, देखो क्या करोगे आप, देखो क्या करोगे टेंशन इन स्ट्रिंग। जितने मैं एक बार उसका डेटा देखता हूँ, मेरे को डेटा सेट करना था ना न्यू वाला, वो डेटा सब बेटा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, काम चलेगा। बोलो कितना हो जाएगा बेटा? एक क्वेश्चन ये करो जितना मैं करूँ, एग्जांपल नंबर 2 है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय वेव ऑन स्ट्रिंग इज y equal to 10 sin 10t minus x by 5 है ना, और रोड डेंसिटी बराबर 8000 kg पर मीटर क्यूब है ना, एंड एरिया A इक्वल टू 1 mm स्क्वायर रस्सी का, ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन दो बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ 100%, इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है। चलो पहला सोच लिया होगा आपने,
देखो मेरे पास म्यू है, टेंशन निकालनी है, तो मेरे पास तो एक ही रिलेशन है बेटा, v वेव इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अब कहीं से भी मेरे को t निकालना तो मैं कहीं से v वेव लूं, क्योंकि म्यू अवेलेबल है, ये निकालना है और ये मेरे को लाना है, तो यहां से आ जाएगी v वेव। बोलो v वेव कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई के, रखो ओमेगा, सब पहचानना सिखा दिया मैंने। दिस इज प्रोग्रेसिव वेव, देखो ना x डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही है, y में वाइब्रेट कर रही है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, y में वाइब्रेट कर रही है, x में मूव कर रही है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। देखो कितना आ रहा है, 400/8 कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। ये आ गया v वेव, वेव की स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकंड। रखो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड v वेव, 50 इज इक्वल टू, या इसका स्क्वायर 50 इक्वल टू t बाई म्यू 0.01 स्क्वायर करो, तो आ जाएगा t इक्वल टू 2500 इनटू 0.01, तो मेरे हिसाब से तो आ रहा है 25 न्यूटन। खत्म। अरे बहुत मेरे लाल, शानदार क्वेश्चन है। वेव स्पीड, वेव की प्रोग्रेसिव वेव से वेव स्पीड निकाल दी और उसको रूट टी बाई म्यू में रख दिया। यहाँ आ जा, हाँ यहाँ पे भी वही था, ये प्रोग्रेसिव वेव की क्वेश्चन था, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ से निकालो वेव स्पीड, वी वेव बोलो ओमेगा बाई के मेरे लाल, ये रहा ओमेगा, ये रहा के 1/5 10/1/5, ये रहा 50 मीटर पर सेकंड, वही आगे मजा आ गया। हाँ लेकिन फार्मूला अलग है, क्यों, अंडर वी वेव बराबर, बोलो यहाँ फार्मूला क्या है, वी वेव बराबर अंडर रूट टी बाई एडी। यहाँ से देख कितना आ जाएगा, ये वी वेव 50 इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एडी, ये कितना है 10 की घात -6 इनटू डी कितना है 10 की घात -6, हाँ सॉरी -6 है ना, दिस इज 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ये 8000 कितना आ जाएगा, देख स्क्वायर कर दोनों तरफ, तो 2500 इनटू 10 की घात -3 इनटू 8 इज इक्वल टू टी। करो कितना आ रहा है, 880 60 मतलब 200 के करीब आ रहा है, 200 मीटर। देख लेना कितना आ रहा है, देखे ना बेटा, ये 3 का ये लगा दिया ना, 25 का ये 3 पॉइंट और 8 दा 80 80 160, हाँ ये आ रहा लगभग 200 मीटर। ठीक है, तो मेरे इस कैलकुलेशन से करना था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया वेव और स्ट्रिंग है ना। लेकिन ये तब जब रस्सी का मास नेग्लिजिबल हो, मास पर यूनिट रस्सी नेग्लिजिबल हो, तो जब स्ट्रिंग नेग्लिजिबल होगी, उसका मास नेग्लिजिबल होगा, उसके वेट का इफेक्ट भी देखेंगे, तो बड़ा आसान, वेव एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, पूरी रस्सी पर वेव सेम स्पीड से चलेगी, ध्यान रखना वेव की स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि रस्सी का मास हम काउंट नहीं कर रहे हैं, समझ गए, होता है पर इतना कम होता है कि उसको टेंशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सर अगर रस्सी का मास हो तो स्ट्रिंग V wave due to its own mass, due to its own weight, खुद के वेट की वजह से। देखो इधर ये रस्सी नहीं, रस्सा बटा मोटा रस्सा है ना, ये देख है ना, ये m मास की ln की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये स्ट्रिंग है। अब बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तेरे को डेरिवेशन करना है ना, समझ गया, ये देख, तो यहाँ से V वेव आता है बेटा अंडर रूट GX, ये डेरिवेशन किया हुआ बेटा क्लास में, लॉन्ग टर्म है ना, अभी तो ये याद रखो। और पहली बात तो तुम्हारे क्वेश्चन को पूछ ही लेगा, और फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं तेरे को, और रूट L/G, ये देखो वेव को यहाँ से आगे जाने में टाइम इंटीग्रेशन से आता है, ये निकाल दिया मैंने। और वेव की स्पीड किसी भी x पे है तो तू मैकेनिक्स से कर सकता है, x ऊपर इतना वेट लटक रहा है, तो ये वाला वेट की वजह से टेंशन होगी, वैसे करके कर देना, टेंशन आ जाएगी, x लटके हुए वेट के कारण तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देख, ये 2.5 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है, और इसका मास ले ले भले 2 kg, कुछ भी ले ले, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ रही है। ये वेव की स्पीड v वेव 8, अच्छा ये बॉटम से डिस्टेंस है, ये x जो है ना बेटा, ये x यहाँ बॉटम से डिस्टेंस है, ये v वेव तो निकाल रहा है, अभी ये x ही है बॉटम से, है ना, v वेव 8 डिस्टेंस equal to 1.6 meter from s second, v wave at a distance meter from water। इससे क्लियर हो जाएगा बेटा, टाइम टेकन टू ट्रेवल फुल लेंथ और ये रस्सी का मास होगा तो क्या होगा, ये इससे क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो क्या है,
आ जा, ठीक है। बेटा चीजें सारी बताऊंगा तेरे को, तो चिंता मत कर, क्वेश्चन तो 100% राइट होगा जो टॉपिक पढ़ा दिया उसके, है ना बेटा। तो ये देखो, पहला v वेव इज इक्वल टू रूट जी एक्स, तो रूट जी 10 ले ले बेटा इनटू x 1.6 दिया हुआ, अरे बोल, तो ये आ जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बेटा? गलत। सर क्यों गलत है? सर क्यों गलत है? ये 1.6 दिया तो है बेटा, ये 1.6 कहां से डिस्टेंस है फ्रॉम s, ये रहा s पॉइंट, यहां से 1.6 है। क्या मैंने तेरे को ये बताया था x ये होता है क्या? नहीं, x ऊपर से नहीं बॉटम से डिस्टेंस होती है, ध्यान दे यहां पे। तो दिस इज फ्रॉम बॉटम, तो x जो चीज ऊपर से 1.6 है वो 2.5 माइनस 1.6 होगी, तो x ये नहीं होगा। तो मूर्खों x 2.5 माइनस 1.6 होगा, बॉटम से डिस्टेंस, बॉटम से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। रखो 0.9, तो यहां से कितना जाएगा बोलो, v वेव इक्वल टू अंडर रूट 10 into 0.9, तो ये आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकंड। समझ गए? 3 मीटर पर सेकंड से वेव चलेगी। अब आ जाओ, ये फ्रॉम बॉटम 0.4, यहां से बोल, ये v वेव, ये तो सीधा बॉटम से डिस्टेंस दी 10 into 0.4, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तेरे सामने देख ले बेटा, 1.4 पर जब वेव है तो 2 से चल रही है, 0.9 पर जब है 3 से चल रही है, तो यहां से 1.6 ले लूंगा, 4 से चलेगी ऊपर आते थे बाहर, नीचे से ऊपर जाने पर वेव की स्पीड बढ़ रही है, 0 2 4 6 8 वेव की स्पीड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वेव की स्पीड? ऊपर जाने पर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी नीचे ज्यादा रस्सी लटकी हुई है, तो टेंशन बढ़ेगी बेटा। एज वी मूव अपवर्ड टेंशन इंक्रीजेस। क्यों? नीचे लटका हुआ मास बढ़ेगा, लटका हुआ मास बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगी तो वेव स्पीड बढ़ेगी। ऊपर जाने पर रस्सी पर वेव तेज होती है, टेक्निकली वहां पे भी तेज होगी, जो बिना मास वाली नेग्लिजिबल मास वाली में भी तेज, पर इतना माइन्यूट डिफरेंस होगा हम गिनेंगे नहीं। तो ऊपर जाने पर रस्सी पर वेव की स्पीड बढ़ती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वो दिमाग लगवा सकता है जैसे फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ में वेव का फास्ट चलती है, अपर हाफ में देख, अपर हाफ चलने में t2 टाइम लगा, लोअर हाफ चलने में, लोअर हाफ में t1 अपर में, तो पता कौन ज्यादा होगा? t1 ज्यादा होगा। यहाँ स्लो है, ढक्कन है वेव, नीचे ढक्कन है वेव, नीचे वेव स्लो है, ऊपर वेव फास्ट है, फास्ट मतलब जल्दी चलेगी। तो अपर पार्ट में वेव फास्ट चलती है क्योंकि रस्सी का वेट बढ़ता जाता है। टाइम देगा, बोलो t 2 अंडर रूट l by g बोल 2 l बोल l रावण 2.5 g 10 कितना गए 25/100। बेटा जल्दी मत करना, घर वाले माफ नहीं करेंगे। 5/10 तो एक सेकंड आ रहा है। घर पे बेटा बायोलॉजी अपना घर पे सोचो। तो मेरे हिसाब से तेरे समझ में आ गई रे, अगर रस्सी का मास होगा तो ध्यान रखना टेक्निकली ऊपर जाने पर स्पीड बढ़ेगी। मैंने तेरे को क्वेश्चन में सब समझाने की कोशिश करी है, अक्ल होगी तो समझ में आ जाएगी मेरे लाल फूल। तो सर समझ में आ गया हमारे सर, अब हमारा वो समझ गया है सर। तो मेरे हिसाब से देखो वेव और स्ट्रिंग कैसे बिकॉज़ ऑफ आ गया रे बेटा। अब सुनो, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, या ट्रांसमिशन कर दो, रिफ्लेक्शन की ट्रांसमिशन ऑफ वेव। अब इधर देख बेटा, एक बात ध्यान में रहे, अगर अगला एंड ये तेरा वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा, सॉरी रे ऑप्टिक्स में भी थोड़ी सी काम आती बात, ये होता है फ्री एंड। क्या होता है? फ्री। और ये वेव जा रही है एम्पलीट्यूड की। बेटा मैं इंटेंसिटी एनर्जी का हिसाब किताब नहीं बता पाऊंगा तेरे को इतना, है ना। ये फ्री एंड है, और यहाँ ये रिजिड एंड है। क्या है बेटा? रिजिड है, ठीक है। ये वी है ना वी, और ये एम्पलीट्यूड ए है मान लो, ठीक है। अब एक बात बता तू, फ्री एंड और ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है। तो मैं तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, अच्छा ये इस डायरेक्शन ले रहा हूं, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन तू a sin ओमेगा t, इसको फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, फर्स्ट सेकंड kx। देखो कोई तकलीफ नहीं आपको। अब मैं रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं, भाई रिफ्लेक्टेड है ना, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पता बेटा, फर्स्ट पार्ट में फ्री एंड है बेटा। फ्री एंड क्या होता है? जो खुद एडजस्ट करता है। ये देख इधर, ये एक रिंग, यूं समझ लिया एक लाइट रोड में रिंग फंसा दी, तो जैसे ही यहां वेव पहुंचेगी वो वेव इसको ऊपर उठाएगी और ये उठेगा।
तो बोल दो ये जैसे ऊपर उठाएगी तो ये उठेगा, और जितनी एनर्जी इस वेव में है उतनी रिफ्लेक्टेड लूंगा मैं, एनर्जी लॉस नहीं मान रहा हूं, दिस इज आइडियल कंडीशन। मैं मान ही नहीं रहा हूं यहां कोई एनर्जी लॉस होगा, और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा और उसी रस्सी में वेव जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव भी उसी रस्सी में आएगी, और जब उसी रस्सी में आएगी तो अगर फ्री एंड होता है तो ये एडजस्ट करता तो वेव ऊपर के ऊपर इन्वर्ट ही नहीं होगी, तो वेव ऊपर की ऊपर रहेगी, उसी रस्सी में मूव कर रही है, वही टेंशन, रस्सी की वही है, टेंशन वही, म्यू वही, तो वेव की स्पीड वही रहेगी, v जितने वेव जिस स्पीड जाएगी उसी जाएगी। दुनिया की ताकत वेव स्पीड चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं इस स्ट्रिंग को कितनी तेज वाइब्रेट कर रहा हूं, और जो फ्रीक्वेंसी मैंने दी वही फ्रीक्वेंसी पूरी रस्सी में रहेगी। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव में एक तो देखो सुनना, और वेव की जो एनर्जी होती है, एनर्जी या इंटेंसिटी बेटा, वो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला आता है ना इंटेंसिटी का। ये अपन आगे बढ़ेंगे, अभी मैं ये बात लास्ट में करूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला मेरे देखा था क्वेश्चन आता है, बता दूंगा, देखो बेटा इतना मेरी भी लिमिटेशन है, ठीक है। चलो छोड़ो, तो मैं बोलूं रस्सी वही, डेंसिटी रस्सी की वही है ना, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी वही, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हो सकता। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड वही रहेगा, पहली इंपॉर्टेंट बात, एम्पलीट्यूड चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो गया तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, वेव की एनर्जी, और वेव की एनर्जी होगी हुई यानी रिफ्लेक्टेड। हां, कई बार वो बोलेगा कि 64% एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, 36% हुई, और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है, उसमें फिर मैं एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा। अभी नहीं, अभी अपने इतनी बात कर नहीं सकते और ना करने की जरूरत है, ना कोई पूछ रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी रस्सी है, उसी फ्रीक्वेंसी से पॉइंट ऊपर नीचे होगा वो। अच्छा, यहां माइनस नहीं, यहां प्लस। सर क्यों प्लस? वेव की डायरेक्शन उल्टी होगी, वेव पहले आगे जा रही थी प्लस एक्स में, अब वेव जा रही है माइनस एक्स में, तो वेव ने अपनी डायरेक्शन उलट दी, और जब माइनस एक्स में जाते हैं तो अंदर प्लस आता है, लेकिन यहाँ एक्स ही रहेगा। सर ये के वही क्यों रखा? के वही इसलिए रखा बेटा, क्योंकि देख ओमेगा बदलना नहीं है, ये बात है, फ्रीक्वेंसी सेम, ओमेगा और वेव स्पीड वही रखनी है, तो ओमेगा बाई के, और ये सेम है ही है, ये सेम है ही है, सेम, तो ये भी सेम 100% सेम, तो न के बदलेगा नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की पहली इक्वेशन ये आ गई बेटा, न एम्पलीट्यूड बदला न ओमेगा बदला। देख ओमेगा में बदल नहीं सकता, सोर्स की प्रॉपर्टी है, वी वेव वही रहेगा क्योंकि रस्सी वो की वही है, ना म्यू बदला ना टी बदला, और वी वेव वही है तो के वही है, तो ना अंदर के बदलेगा ना ओमेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बदल गई, जो वेव आगे जा रही थी वो पीछे जाने लग गई, और एम्पलीट्यूड में इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि एनर्जी वही रखनी है, हर चीज का रीजन है बेटा। चलो आ जाओ यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव सेकंड केस में, तो रिफ्लेक्टेड वेव सेकंड केस में देखो, हाँ अब ये रिजिड एंड है, अब ये एडजस्ट करने से मना कर देगा, जैसे ही वेव इसको ऊपर उठाएगी पकड़ के इसको नीचे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब डेंसर है, ये रिजिड है, रे ऑप्टिक्स में डेंसर, जब डेंसर मीडियम से वेव टकराती है तो उलट जाती है, जैसे मिरर, रे ऑप्टिक्स में जब आप मिरर पर रे डालोगे, वो वेव गिरा हुआ मतलब वो मिरर पर रे गिरेगी तो वो पाई के फेस आ जाता है, वहां डायरेक्ट लाइन लिखूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहां देख सकते हो, वहां दिखेगा नहीं, यहां दिखा रहा हूं मैं तेरे को, पाई का फेस आ जाता है, तो वो तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ जाएगी ए माइनस। सर माइनस क्यों? ये ऊपर वाइब्रेट कर रही थी, अब नीचे वाइब्रेट करेगी, पल्स है ये वेव नहीं, पल्स है, वेव पल्स, साइन ओमेगा वही रहेगा, क्यों? वही फ्रीक्वेंसी वाला रीजन, के वही रहेगा, क्यों? क्योंकि v वही रखना है, और ये प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वेव उल्टी जा रही है, तो अंदर प्लस के और ओमेगा वही, क्योंकि और एम्पलीट्यूड वही, क्योंकि एनर्जी वही रखनी है, सिर्फ वेव उलट गई, डायरेक्शन भी उलट गई वेव प्रोपगेशन की, और वेव खुद उलट गई, तो यहां माइनस। कितने लोगों को समझ आ गया बेटा? हाँ बेटा बताऊंगा, नहीं आया बताऊंगा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको साथ साथ बता दिया, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना, और ओमेगा और के में बदल नहीं सकता, ओमेगा सोर्स पर डिपेंड करता है, और के वेव स्पीड वही रहेगी, रस्सी वो की हुई है। हाँ जब ट्रांसमिशन होगा रस्सी बदल जाएगी तो ये बदलेगी, के वो देखेंगे नहीं। सर इसको कोई एक बढ़िया ढंग का क्वेश्चन करा दो सर, अभी कराते हैं बेटा। चलो तो अपन ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव पे का क्वेश्चन कर देते हैं। तो सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है, बिल्कुल होता है मेरा यार। चला जैसे मैं तेरे का एक बार कंसेप्ट चेक करूं तो बता, ये ए बी सी है ना, ये रिजिड रिफ्लेक्टेड है, थोड़ा सा डायरेक्ट में लिखना रिफ्लेक्टेड है, तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं बेटा, इतना टाइम नहीं है, तो वो तो वेव जाएंगे और रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये स्पीड अगर v है तो v से ही आएगी, और मैं बोल दूं क्या ऐसी हो जाएगी क्या? मुरुगानंद स्वामी ध्यान से देखिए, ऐसी कैसे जाएगी, ये वाला, ये हिस्सा जो ए पहले जाएगा तो रिफ्लेक्ट देखोगे ए पहले आएगा, इधर देख, ये फिर बी उसके पीछे भी जाइए, ए घूम के और नीचे आएगा, क्यों आएगा नीचे? रिजिड एंड है, रिफ्लेक्टेड वेव उल्टी होके आएगी बी, और सबसे पीछे सी होगा, क्योंकि सी लास्ट में गया, सी लास्ट में आएगा, ये वेव नहीं आएगी, तो उलट जाएगी, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, वेव में जो हिस्सा पहले गया वो पहले रिफ्लेक्ट होगा, ये ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। कोई रिफ्लेक्टेड वेव, एक तो ऐसे डायग्राम पूछता है,
एक इसमें बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, हिसाब किताब वाला बताता हूं। ये देख, तो बोल देगा ये जैसे दे दिया आपको, है ना, ये 10 मीटर लंबी रस्सी दे दी और उसमें बोल दिया t बराबर 0 पर ये वेव बनाई और 2 सेकंड बाद, अच्छा ये वेव जा रही 10 मीटर पर सेकंड, कितने जा रही 10, और ये 2 सेकंड बाद वेव बना दी। 2 मीटर पर सेकंड, चलिए 10 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है, और ये t बराबर 2 पर वेव बनाई, है ना, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दो वेव बना दी बेटा, एक t बराबर 0 पर बनाई और एक t बराबर 2 सेकंड में बनाई, दोनों 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की बनाई, दोनों की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछता है t बराबर, है ना, 4 सेकंड 6 सेकंड, देखो 6 सेकंड पे क्या होगा, 6 सेकंड, और फिर t बराबर 8 सेकंड। सुनना ध्यान से, देखो 6 सेकंड पे ये वाली वेव टोटल 6 सेकंड चलेगी, है ना, तो 6 सेकंड में कितना पहुंच जाएगी शुरू से, 6 नहीं सॉरी 8 सेकंड कितना है, 10 5 6, t बराबर 6 सेकंड। हाँ, तो ये देखो, ये जब 6 सेकंड चलेगी, ये t बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 6 सेकंड चलेगी, तो 6 सेकंड में कितना चलेगी 12, अरे देखो ना फर्स्ट वेव फर्स्ट, तो 2 × 6 2 × 6 12 मीटर। अब 12 मीटर में 10 तो गई और 2 आई, तो मैं बोलता हूं अब ये रिजिड एंड है, रिजिड, ये चलो फ्री कर दो, फ्री, ये फ्री एंड है, क्या है फ्री, तो मैं बोलता हूं 10 और 2 12, और ऊपर के ऊपर आएगी, ये सिखा दिया बेटा मैंने, है ना, तो 6 सेकंड में 12 सेकंड 10 आ गया, 2 पीछे 2 मीटर पीछे 10 का एम्पलीट्यूड होगा, और ये इधर जारी होगी, है ना, ये वाली फर्स्ट वेव। अब बेटा देखो नहीं कर रहा हूं, इतना नोट करने देता टाइम नहीं अभी। अच्छा सेकंड वेव जो 2 सेकंड बाद एमिट हुई थी, जो जिसको मैंने 2 सेकंड बाद बनाया था, वो 6 - 2 4 सेकंड चली, और 4 में देखो ये यहां से 8 आ गई होगी, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये 8 आ गई होगी, तो ये भी यही आ जाएगी, तो एक वेव आगे जा रही है पीछे, और दोनों ओवरलैप हो गई, और 10 के एम्पलीट्यूड ओवरलैप हो गया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, और 10 और 10 20 हो जाएगा बेटा। ये आप इंटरफेस में मैं तेरे को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा, तो दोनों एम्पलीट्यूड मिलते, वैसे मैंने 12 में पढ़ा है, याद है a नेट बराबर a1 + a2, तो दोनों एम्पलीट्यूड 10 और 10 मिलके 20 हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की एक वेव बन जाएगी। तो 6 सेकंड बाद अगर एंड फ्री है तो वेव ये बन जाएगी, इफ एंड इज फ्री, लेकिन इफ एंड इज रिजिड ये फ्री, है ना, 6 सेकंड पर रस्सी ऐसी दिखेगी, कब फर्स्ट फ्री एंड के लिए, सेकंड रिजिड। अगर ये रिजिड होता तो क्या अंतर आता है, रिजिड होता तो देख एक वेव तो ऊपर होती जो आगे जा रही है बाहर वाली, और पहले वाली नीचे होती, कट के रस्सी सीधी हो जाती है, तो रस्सी सीधी इसमें यूं हो जाती है और इसमें ये बीच वाली। तो अगर फ्री एंड है तो दोनों वेव ऊपर मिलती और दोनों ओवरलैप होकर 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड देती, और अगर ये, लेकिन एक बात जानना, ये जब सेकंड केस में रस्सी सीधी हो गई, लेकिन वेव थोड़ी देर बाद वापस अपनी शेप में आ जाएगी, देखो 1 सेकंड बाद में बोल दूं ये वेव वापस इधर आ जाएगी और ये आगे चली जाएगी, अरे ये दोनों वेव वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, खत्म नहीं हुई है, तो ओवरलैपिंग हुई है, वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद वापस अपना शेप गेन कर लेगी, समझ गए क्या, तो इस टाइप से, है ना, तो कब वेव उल्टी होती है, कब डायरेक्शन उल्टी होती है, कब वेव स्पीड बदलती, कब ओमेगा बदलता, कब के बदलता, सब समझ में आ गया तेरे को। अब देख एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में दिया हुआ हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये फ्री एंड है और ये रिजिड एंड है, ये फ्री है रिजिड, ठीक है, ये वेव स्पीड है, ध्यान से सुनना बेटा, ये वेव आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये 8 मीटर ये लेंथ है, 2 मीटर ये लेंथ है, आपको बताना कितने मिनिमम टाइम बाद वेव सेम सिचुएशन में होगी, सेम सिचुएशन, है ना, सेम सिचुएशन का मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसी डायरेक्शन भी यही और ऊपर के ऊपर सेम सिचुएशन में होगी, कितने मिनिमम टाइम बाद, करो ट्राई, सोचो इस पर बेटा, सोचो, पानी पी लिया।